नमस्ते। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम के गद्य खंड का अध्याय जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र जी। तो इस अध्याय की संपूर्ण व्याख्या हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस अध्याय के सभी क्वेश्चन आंसर हल करते हैं, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। अध्याय का प्रथम प्रश्न है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं? तो यह जो संवाद है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली थी, तो यह जो संवाद है ये सेक्रेटेरिएट अर्थात सचिवालय के लॉन में लगे जामुन के पेड़ के गिरने के संदर्भ में आए हैं। सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगा पेड़ आंधी के कारण रात में गिर पड़ा और उसके नीचे एक आदमी दब गया। सुबह होने पर जब माली ने उसे देखा तो क्लर्क को बताया और इस तरह से वहां पर एक भीड़ इकट्ठी हो गई। उस समय जामुन के पेड़ को देखकर उपर्युक्त संवाद कहा गया था कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती हैं। ये क्या है कि एक व्यंग के रूप में कहा गया था। लेखक जो है यहाँ व्यंग करना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति की जान को महत्व न देकर और अपनी झूठी कार्य प्रणाली अपनाते हुए उस पेड़ को महत्व दिया जा रहा है। इसमें लेखक के द्वारा ये सरकारी तंत्र की जो कार्य प्रणाली है, इसमें जो ढकोसलाबाजी है उस पर व्यंग किया गया है कि किस प्रकार से सरकारी तंत्र की कार्य प्रणाली सुस्त पड़ी हुई है। इसमें जो लोग हैं वो किस प्रकार से संवेदन शून्य और अमानवीयता का व्यवहार करते हैं। फिर इसी से संबंधित अगला प्रश्न पूछा गया है, इस संवाद से संबंधित ही, कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। तो इससे प्रश्न पूछा गया है कि इससे लोगों की किस मानसिकता का पता चलता है। तो इस कथन से या इस संवाद से हमें लोगों की संवेदन शून्य होती मानसिकता का पता लगता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जामुन के पेड़ के पास खड़ी भीड़ को उसके नीचे दबे व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं होती, उल्टे वे उस पेड़ के लगे जामुनों को याद कर शोक प्रकट करते हैं। जबकि जो आदमी मर रहा है उसके लिए कोई सहानुभूति व्यक्त नहीं करते हैं, जबकि उन्हें वो मीठी जामुनें याद आती हैं, उन्हें उस पेड़ के टूट जाने का दुख है। तो ये उनकी संवेदन शून्यता और अमानवीयता को प्रकट कर रहा है, जिससे पता चलता है कि किस प्रकार लोग स्वार्थी और संवेदन शून्य होते जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। तो जब पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को माली ने उसके केस के संबंध में उम्मीद जगाई कि कल उसका केस सेक्रेटेरिएट सचिवालय के सारे सचिवों की मीटिंग में रखा जाएगा, उस समय दबे हुए आदमी के मुंह से एक शेर निकलता है, जिससे माली जान पाता है या जान जाता है कि वह कोई शायर है, और फिर माली द्वारा अन्य लोगों को भी खबर हो जाती है कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह एक शायर है। इस खबर के पता चलते ही व्यक्ति का केस कल्चरल डिपार्टमेंट अर्थात संस्कृति विभाग में भेज दिया जाता है, परंतु काम वहाँ भी नहीं होता है, केवल कागजी कार्यवाही होती रहती है, जबकि इसके प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जाती है कि इस पेड़ को हटाकर और इस व्यक्ति की जान बचाई जाए। अगला प्रश्न है,
कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? हार्टिकल्चर विभाग अर्थात उद्यान विभाग। तो कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए थे, ये पूछा गया है। तो इसका जवाब है कि कृषि विभाग वाले लोगों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग अर्थात उद्यान विभाग को सौंपने के पीछे यह तर्क दिया क्या कि कृषि विभाग को अनाज और खेती बाड़ी से जुड़े मामलों पर निर्णय देने का अधिकार है। ध्यान से देख लेते हैं क्या तर्क दिया था कि कृषि विभाग को अनाज और खेती बाड़ी से जुड़े मामलों पर निर्णय देने का अधिकार है, चूंकि गिरने वाला पेड़ एक फलदार पेड़ था, जामुन का पेड़ था जो फल देता था, अतः इसका संबंध कृषि विभाग से न होकर हार्टिकल्चर विभाग से है, उद्यान विभाग से। तो ये तर्क दिया था। अगला प्रश्न है कि इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? तो इस पाठ में सरकार के विभिन्न विभागों की चर्चा की गई है और उनके कार्यों के बारे में भी यहाँ बताया है। एक विभाग है व्यापार विभाग, कृषि विभाग, हार्टिकल्चर विभाग, उद्योग विभाग, मेडिकल विभाग या चिकित्सा विभाग कह सकते हैं, कल्चरल विभाग या सांस्कृतिक विभाग, फॉरेस्ट विभाग अर्थात वन विभाग और अंत में विदेश विभाग पर चर्चा की गई थी। किंतु पाठ से उनके कार्यों के बारे में यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर एक विभाग का कार्य गैर जिम्मेदाराना था, अर्थात वो सभी विभाग अपने अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर पा रहे थे। अगला प्रश्न है कि कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं अर्थात तैयार होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस वजह से भंग हो जाता है, टूट जाता है? तो इसमें पहला प्रसंग बताया है कि पहली बार सेक्रेटरीट विभाग के माली और कुछ क्लर्क दबे आदमी को निकालने के लिए तैयार रहते हैं, पर उन्हें ऐसा करने से सुप्रिटेंडेंट यह कहकर रोक देता है कि वह पेड़ कृषि विभाग के अंतर्गत होने के कारण वह इस मामले की फाइल कृषि विभाग को भेज रहा है। तो पहला प्रसंग तो ये था कि कुछ क्लर्क और माली उसकी सहायता करने को उद्यत हो जाते हैं, लेकिन अधीक्षक महोदय उनको रोक देता है कि यह हमारा मामला नहीं है, इसकी फाइल कृषि विभाग को भेज रहे हैं। और दूसरा प्रसंग दिया हुआ है कि दूसरी बार फॉरेस्ट विभाग के अर्थात वन विभाग के लोग उस पेड़ को काटने के लिए पहुंचते हैं, परंतु उन्हें भी यह कहकर रोक दिया जाता है कि वह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। यदि वे इस पेड़ को काट देंगे तो दोनों राज्यों के संबंध आपस में बिगड़ सकते हैं और साथ ही पिटोनिया राज्य से मिलने वाली हमें सहायता भी नहीं, हमें जो पिटोनिया राज्य से सहायता मिल रही है हम उस सहायता से भी वंचित हो जाएंगे। तो दूसरा प्रसंग जो है वो जब फॉरेस्ट विभाग के लोग उस पेड़ को काटने के लिए आते हैं तो उसे रोक दिया जाता है यह कहकर कि यह जो पेड़ है वो पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया गया है, इसे काटेंगे तो हमारे राज्य के या अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिगड़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है या उचित है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। तो यहाँ हास्य रस तो मुखरित हुआ ही है, लेकिन उसके साथ साथ व्यंग में यहाँ करुण रस भी प्रकट हुआ है।
उसका अध्ययन कर लेते हैं हम कि यह कहना बिल्कुल युक्ति संगत है, यह उचित है कि इस कहानी में हास्य रस के साथ साथ करुण रस की भी अंतर्धारा प्रवाहित हुई है। कहानी की शुरुआत और अंत भी करुणाजनक होती है। शुरुआत तो वो पेड़ के नीचे दब जाता है, लेकिन कोई उसकी सहायता न करके और कागजी कार्यवाही करते रहते हैं, और अंत इस प्रकार से होता है कि जब कागजी कार्यवाही जब तक पूर्ण हो चुकी है तब तक वह देह से अपने प्राण त्याग चुका होता है। तो इसका प्रारंभ और अंत दोनों ही करुणाजनक है। वास्तव में प्रत्येक विभाग, क्लर्क, अधिकारियों के हास्य के साथ साथ करुणा और भी गहराती गई है। लोगों का जामुन के फलों के स्वाद को याद करना मन चले युवकों द्वारा उस व्यक्ति को ही आधे भाग में कटवाकर प्लास्टिक सर्जरी का सुझाव देना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जो हास्य के साथ साथ करुणा को भी अपने चरम सीमा पर लेकर जाती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इस कहानी में हास्य रस के साथ साथ करुण रस भी प्रकट हुआ है। अगला प्रश्न है कि यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत या जो सरकार है के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? तो इसमें आप सकारात्मक और नकारात्मक तथ्य के साथ उत्तर दे सकते हैं। सकारात्मक बिंदु अगर रखेंगे तो उसका भी आपको यह स्पष्टीकरण करना होगा, और नकारात्मक बिंदु रखते हैं तो उसका भी स्पष्टीकरण करना होगा। तो यहाँ हमारा जो जवाब है वो नहीं का है कि यदि मैं माली की जगह होता या माली के स्थान पर होता तो कभी भी हुकूमत के फैसले का इंतज़ार न करता, क्योंकि जब तक फैसला आता तब तक व्यक्ति की जान चली जाती, जैसा कि यहाँ हुआ है। और सरकार के फैसले से अधिक मायने रखता है किसी भी व्यक्ति की जान। मैं अपनी ओर से सेक्रेटरीट विभाग के लोगों को इकट्ठा करता, उन्हें प्रेरित करता और यह पेड़ कटवा देता। यदि वे सरकारी डर से आगे आने के लिए तैयार न होते तो उन्हें समझाता कि पेड़ काटना अपराध माना जाता है, गिरे पेड़ को हटाना नहीं। अतः पेड़ को हटाए जाने पर हम कोई अनुशासनहीनता कार्यवाही नहीं होगी, कि हम पर कोई किसी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पेड़ टूटा हुआ है और उसको हटाया जा सकता है, और उससे अगर किसी व्यक्ति की जान बच रही है तो भी हम उस पेड़ को हटा सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति एक महत्वपूर्ण है। और इस तरह से मैं उस आदमी को बचा लेता हूँ। अगला प्रश्न है कि कहानी के वैकल्पिक शीर्षक सुझाएं। निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखकर शीर्षक गढ़े जा सकते हैं। कि इस कहानी का जो शीर्षक है वो जामुन का पेड़ है, लेकिन इस कहानी को पढ़कर या नीचे दिए गए बिंदुओं को पढ़कर हम और भी शीर्षक निर्माण कर सकते हैं। तो बिंदु दिए हुए हैं कि कहानी में बार बार फाइल का जिक्र आया है और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण हो जाने की बात कही गई है। तो इसमें शीर्षक हो सकता है कि मेरे जीवन की फाइल, या जीवन की फाइल पूर्ण हो गई, या जीवन की फाइल बंद हो गई। तो इस प्रकार से दो शीर्षक हो सकते हैं कि मेरे जीवन की फाइल या मेरे जीवन की फाइल गुम हो गई, बंद हो गई, सॉरी। फिर दूसरा है कि सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्य प्रणाली की ओर बार बार इशारा किया गया है। तो इस कहानी में सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्य प्रणाली की ओर बार बार इशारा किया गया है। इससे
कहानी का शीर्षक उभर कर आता है कि अफसरों या अधिकारियों के चक्कर में चकराती फाइल, या कह सकते हैं कि अधिकारियों की कागजी कार्य प्रणाली में गुम हुई फाइल या चक्कर खाती फाइल। इस हिसाब से बहुत सारे शीर्षक उत्पन्न हो सकते हैं। अगला जो बिंदु दिया हुआ है वो कहानी का मुख्य पात्र उस विवेकहीनता का शिकार हो जाता है। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो उनकी विवेकहीनता का शिकार हो जाता है, शायर मर जाता है। तो इससे शीर्षक उभर कर आता है कि फाइल से हुई मौत, या सरकारी कार्य प्रणाली से, या ऐसे कह सकते हैं कि सरकार की ढीली कार्य प्रणाली से शायर की मौत। तो इस प्रकार से बहुत सारे शीर्षक उभर कर सामने आते हैं। तो यहाँ मैं आपको शीर्षक बता चुका हूँ और दिया हुआ भी है नीचे कि उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर हम कहानी के कुछ वैकल्पिक शीर्षक सुझा सकते हैं, जैसे मेरे जीवन की फाइल, अफसरों के चक्कर में चकराती फाइल, फाइल से हुई मौत। इसके अतिरिक्त मैं और भी 3-4 शीर्षक बता सकता हूँ, बता दिया था। तो ऐसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कहानी के अन्य शीर्षक उभर कर सामने आए हैं। अब अगला प्रश्न भाषा और व्याकरण से संबंधित है। तो नीचे दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए। तो यहाँ अधिकांश जो विभाग के नाम है वो अंग्रेजी में लिए गए हैं। कुछ एक अन्य शब्द भी हैं जो अंग्रेजी में प्रयुक्त हुए हैं, उनका हिंदी रूपांतरण करना है। तो ये है अर्जेंट। अर्जेंट का अर्थ होता है आवश्यक या जरूरी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट का अर्थ होता है वन और डिपार्टमेंट होता है विभाग। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होगा वन विभाग। मेंबर का अर्थ होता है सदस्य, और डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी अर्थात उप, और सेक्रेटरी का अर्थ होता है सचिव। चीफ सेक्रेटरी, चीफ का अर्थ होता है मुख्य या प्रमुख, और सेक्रेटरी सचिव, तो प्रमुख सचिव हो जाएगा इसका। मिनिस्टर आप जानते ही हैं, मिनिस्टर का अर्थ होता है मंत्री। अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का अर्थ होता है अभी मैंने बता दिया सचिव, और अंडर मतलब अधीनस्थ, उनके अधीन कार्य करने वाला। तो अंडर सेक्रेटरी का अर्थ हो जाएगा अधीनस्थ सचिव। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट का अर्थ होता है विभाग, और हार्टिकल्चर होता है उद्यान, तो उद्यान विभाग हो जाएगा हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का। अब है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर का अर्थ होता है कृषि, और डिपार्टमेंट होता है विभाग, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हो जाएगा कृषि विभाग। तो इस प्रकार से कुछ अंग्रेजी शब्द थे जिनका हिंदी रूपांतरण हम कर चुके हैं। अब आगे प्रश्न दिया गया है नेक्स्ट, कि इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने लगे। इसकी चर्चा चारों ओर फैल गई कि पेड़ के नीचे एक शायर दबा हुआ है, और गली गली से शायर वहां पर जमा होने लगे। एक संयुक्त वाक्य है जिसमें दो स्वतंत्र वाक्यों या उपवाक्यों को समानाधिकरण मतलब समान रूप से जोड़ने वाले समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ा गया है। तो संयुक्त वाक्य को इस प्रकार सरल वाक्य में बदला जा सकता है, इसकी चर्चा शहर में फैलते ही शाम तक गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। तो ये यहाँ स्पष्ट किया है कि ये एक वाक्य है, यहाँ दिया हुआ है कि इसकी चर्चा शहर में फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। तो यह एक संयुक्त वाक्य है, इसको सरल वाक्य में बदला गया है कि इसकी चर्चा शहर में फैलते ही शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। तो इस प्रकार से पाठ में से 5 संयुक्त वाक्यों को चुनना है और उन्हें सरल वाक्यों में रूपांतरित करना है। चूँकि मैं वाक्य का टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
आपकी कक्षा की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वाक्य देख सकते हैं और वाक्य को पढ़कर यहाँ आप अपनी सुविधा अनुसार या अपने विवेक से वाक्य छांट कर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ और वाक्य का रूपांतरण करने का भी मैंने अलग वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। तो उसको अगर पहले पढ़ लोगे तो ये आसानी से हल कर सकते हो, इसमें कोई दुविधाजनक बात नहीं है। जैसे यहाँ संयुक्त वाक्य दिया हुआ है कि हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं, और ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है या अव्यय है। यह पेड़ की समस्या कृषि विभाग के अधीन है। तो ये दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और वो किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जबकि सरल वाक्य में क्या होता है कि एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है। तो इसको रूपांतरित करेंगे सरल वाक्य में कि पेड़ की समस्या कृषि विभाग के अधीन है, व्यापार विभाग के नहीं। तो इस प्रकार से सरल वाक्य बन गया। अगला वाक्य है संयुक्त वाक्य कि माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली, और ये फिर समुच्चय बोधक अव्यय आ गया। चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? तो ये यहाँ भी दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं जो कि संयुक्त वाक्य के अधीन है। जबकि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यहाँ दो स्वतंत्र उपवाक्य नहीं होते हैं। तो इसको सरल वाक्य में परिवर्तित किया है कि माली अचंभित होकर मुंह में उंगली दबाते हुए बोला, क्या तुम शायर हो? तो ये इसका सरल वाक्य हो गया है। आगे संयुक्त वाक्य दिया है कि उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा में है। तो यहाँ भी ये और समुच्चय बोधक अव्यय है और दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। तो इनको सरल वाक्य में बदलते हैं कि घोर पीड़ा से भरी आंखों के साथ उसकी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही थी। नेक्स्ट संयुक्त वाक्य दिया है कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा है और अर्जेंट लिखा है। यहाँ और ये लिए गलत टाइप हो गया। इस प्रकार से कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा है और अर्जेंट लिखा है। तो यहाँ और संयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय आ गया है। तो इसको सरल वाक्य में रूपांतरित करेंगे कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखा है। तो इस प्रकार से सरल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने संयुक्त से सरल वाक्य में रूपांतरण किया है। सभी वाक्यों का रूपांतरण आपको उस वाक्य वाले वीडियो में मिल जाएगा। इसके दो पार्ट बना रखे हैं, एक तो वाक्य की पहचान परिभाषा भेद और दूसरा वाक्य का रूपांतरण कैसे किया जाता है। आप दोनों को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि साक्षात्कार अपने आप में एक विधा है। गद्य की एक विधा होती है साक्षात्कार, जिसे अंग्रेजी में इंटरव्यू बोलते हैं। तो जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की फाइल बंद होने या मृत्यु के लिए जिम्मेदार किसी एक व्यक्ति का काल्पनिक साक्षात्कार करें और लिखें। तो यहाँ कल्पना के आधार पर साक्षात्कार करना है कि किस प्रकार से उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसमें साक्षात्कार दिया हुआ है, अध्ययन करते हैं हम कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी और जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के फाइल बंद होने या मृत्यु के लिए जिम्मेदार सुप्रिटेंडेंट या अधीक्षक और साक्षात्कारकर्ता के बीच काल्पनिक साक्षात्कार यहाँ प्रस्तुत किया गया है। पहले साक्षात्कार सुप्रिटेंडेंट के समक्ष प्रश्न रखता है, अधीक्षक के समक्ष प्रश्न रखता है, क्या आप ही इस विभाग के सुप्रिटेंडेंट हैं? तो सुप्रिटेंडेंट कहता है कि जी हाँ। अधीक्षक कहता है जी हाँ, मैं ही इस विभाग का अधीक्षक हूँ। साक्षात्कारकर्ता कहता है तब तो आपको पता ही होगा कि आपके
लॉन में एक पेड़ के गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो सुप्रिटेंडेंट कहते हैं, अधीक्षक महोदय कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। साक्षात्कारकर्ता कहता है, इंटरव्यू लेने वाला, आप ही ने तो माली को पेड़ हटवाने के लिए रोका था, यह पेड़ हटवाने से मना कर दिया था। तो सुप्रिटेंडेंट कहते हैं कि देखिए जनाब, हम सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए कार्य को नियम और कानून के दायरे में रहकर करना पड़ता है। तो साक्षात्कारकर्ता कहता है कि चाहे आपके दायरे में या आपके अधीन किसी की जान ही क्यों न चली जाए, तब भी आप नियम और कानून के दायरे में रहकर कार्य करना पसंद करेंगे। सुप्रिटेंडेंट कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, कि ऐसा बिल्कुल हम नहीं चाहते थे, लेकिन इतने में डॉट 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 दिया हुआ है तो मतलब बात अधूरी रह जाती है, बात काट देते हैं साक्षात्कारकर्ता। लेकिन क्या? तो सुप्रिटेंडेंट कहते हैं कि मैंने आपको बताया ना, मैं कानून और दायरे के बाहर नहीं जा सकता था, मुझे बहुतों को अर्थात अपने ऊपरी अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है। तो साक्षात्कारकर्ता कहता है, पर ये कहाँ लिखा है कि एक मरते हुए आदमी को छोड़कर आप फाइल के चक्कर में पड़े रहें? तो सुप्रिटेंडेंट कहते हैं कि मैं स्वयं निर्णय कैसे लेता, यह काम मेरे विभाग से संबंधित ही नहीं था। तो वो व्यापार विभाग से संबंधित टाल कर और फिर उसको कृषि विभाग, फिर हार्टिकल्चर विभाग, फिर विदेश विभाग, इस प्रकार से उसके फाइल को घुमा रहे थे। तो साक्षात्कारकर्ता कहता है कि तो इस बेचारे व्यक्ति के मरने की जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? तो सुप्रिटेंडेंट कहते हैं कि मैं इस बारे में आगे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे जो ठीक लगा वह मैंने किया। अच्छा, नमस्कार। तो इस प्रकार से साक्षात्कार पूर्ण होता है और इसी के साथ हमारा अध्याय भी पूर्ण होता है। इसके सभी प्रश्नोत्तर हम हल कर चुके हैं। अगले वीडियो में अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।